हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है रजत अग्रहरी। आज हम लोग पॉलिटी की क्लास में थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे संविधान संशोधन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। पॉलिटी का सफर जो बहुत दिन से चला आ रहा है, इतने दिन से हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग क्लास में हम लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग संविधान संशोधन पढ़ा। कई बार आपको 42वें संविधान संशोधन की चर्चा आई, कई बार 44वें संविधान संशोधन की चर्चा आई, और ऐसा करके आप लोगों ने कई सारे संविधान संशोधन पढ़े। जैसे जब जीएसटी काउंसिल पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने जीएसटी को लेकर के 101वां संविधान संशोधन देखा। जब हम लोग पार्ट 1 संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने जब संविधान का पार्ट 1 पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने 100वां संविधान संशोधन देखा। जब न्यायपालिका पढ़ रहे थे तो 99वां संविधान संशोधन देखा। तो ऐसे करके डिफरेंट हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख रखे। आज बात करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, यह कहां से लिया गया है, इसका संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, और एक चीज इसमें यह देखेंगे कितने महत्वपूर्ण अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन, और ये भी सवाल उठता है कि संविधान संशोधन जरूरी क्यों है, संविधान संशोधन की क्या कुछ बुराइयां हैं, क्या कुछ है, सब कुछ आज की क्लास में हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, और अक्सर कई बार जो है एग्जाम में पूछ लेता है, एक चीज दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि इस राज्य की स्थापना या इस राज्य जैसे कोई यूनियन टेरिटरी है वह राज्य के रूप में किस संशोधन के तहत बना, या तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लेगा कि यह चीज किस संविधान संशोधन के तहत हुई। और अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर होते हैं, इसमें आपके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, या तो आप करोगे या तो आप चले जाओगे। यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि आप डायलेमा में नहीं फंसोगे कि ये या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा, कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होती। अगर आपको आता है तो आप करेंगे, अदरवाइज उसको आप छोड़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, एमपीपीएससी वगैरह में भी एक आध क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। संविधान संशोधन, इसकी चर्चा बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बात आती है कि यह संविधान संशोधन लिया कहां से गया है। तो याद रखिएगा, जो यह संविधान संशोधन है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद में है? तो यह संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में इसकी चर्चा है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसकी चर्चा है। फिर बात आती है कि संविधान संशोधन का मतलब क्या है। आपको मैं लेके चलता हूं इस 2021 से 1950 की दुनिया में, 1947 की दुनिया में आइए आप। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। देश आजादी के साथ साथ विभाजन को भी इस देश ने झेला। एक अलग देश पाकिस्तान बन गया और एक अलग देश भारत बन गया। भारत जहां हम रह रहे हैं, तो भारत की व्यवस्था, भारत का शासन कैसे चले, तो इसके लिए एक संविधान की व्यवस्था की गई कि इस संविधान के अनुरूप हमारा भारत देश चलेगा। तो जो संविधान उस समय बनाया गया, तो उस समय के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपना सबसे बेस्ट दिया। जो इस देश के लिए जो सबसे प्रमुख चीजें हो सकती थी उन्होंने सब रखी। लेकिन होता क्या है, यह समय गतिशील है, वैसे ही यह संविधान भी गतिशील होना चाहिए। समय के साथ आने वाली जरूरतों के अनुसार से, आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से, जो उस समय शासन कर रही हो, सरकार जो शासन कर रही हो, या जो जनता के जो प्रतिनिधि चुन के गए हों, उनके पास यह अधिकार होना चाहिए कि संविधान में हम अपनी सुविधा के अनुसार से संशोधन कर सकें। और वह संशोधन लोकतंत्र के विरुद्ध ना हो। ऐसा ना हो कि इसमें कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाए जो लोकतांत्रिक ढांचे को ही खत्म कर दे, या इस भारत की जो संविधान निर्माताओं की जो असल सोच थी उस सोच के विपरीत कुछ संविधान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भारत की आज की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले भारत में जो वोटिंग राइट होता था, मतदान देने का अधिकार होता था, वह 21 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को होता था। ठीक, समय के साथ एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया, संविधान संशोधन किया गया कि उसकी उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। हमारे देश में कई सारे ऐसे राज्य थे जहां पुर्तगीज वगैरह का कब्जा था। जैसे गोवा हो गया। गोवा जो है 1947 में आजाद नहीं हुआ। गोवा आपका बाद में भारत के साथ इसका विलय होता है, बाद में सिक्किम का विलय होता है, बाद में ऐसी सिचुएशन बनती है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक प्रकार का यूनियन टेरिटरी होता है, उसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है।
आगे आने वाले समय में केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को मजबूत करते हुए और अप्रत्यक्ष करों को सरलीकरण करते हुए एक 101वां संविधान संशोधन किया जाता है जीएसटी लाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि समय के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से संशोधन होते रहे हैं संविधान में, उन्हीं की आज हम चर्चा करेंगे। तो संविधान में जो संशोधन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। संविधान में जो संशोधन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी आपको जब मैंने बताया था, पहली क्लास ली थी पॉलिटी की, जब मैंने बहुमत के प्रकार बताए थे तो वहां एक टॉपिक बताया था विशेष प्रकार का बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, और उसमें 3 पॉइंट बताए थे। पहला, जो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 हो। दूसरा, जो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 हो और जो भी वहां की सदन की कुल संख्या हो उसके आधे से कम ना हो। और तीसरा, जो टोटल संख्या है उसका 2/3। जो टोटल संख्या का 2/3 होता था वह राष्ट्रपति के महाभियोग में लगता था। और जनरली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं सब दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से होते हैं। लेकिन जब आज हम संविधान संशोधन की बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रकार का देखता हूं। फर्स्ट प्रकार में ऐसा होता है कि अगर संविधान संशोधन का कोई बिल आता है तो इसमें जो वोटिंग होती है वह साधारण बहुमत से होती है। यानी कि अगर आप सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। बहुत लोग आश्चर्य करेंगे यार ऐसा कहां होता है। तो याद करिएगा, ये जब मैंने आपको बताया था उस समय भी बताया था कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, जैसे आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्य के निर्माण की बात की गई है। जब मैंने संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाया था तभी मैंने इस आर्टिकल 3 की डिस्कस करा था। नए राज्य के निर्माण की पूरी प्रक्रिया बताई थी। तभी मैंने कहा था कि इसमें जो मेजॉरिटी चाहिए वह सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक। और आर्टिकल 4 में क्या लिखा है? आर्टिकल 4 में यह लिखा है कि इस आर्टिकल 3 के तहत होने वाले जो भी संशोधन है वह संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह है कि वह स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने की उनको कहीं जरूरत नहीं रहेगी। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 यह साधारण बहुमत के माध्यम से हो गया। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 169। जब मैं राज्य विधानमंडल बता रहा था तो वहां मैंने विधान परिषद की बात की थी। तो विधान परिषद के लिए अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो वह भी आपका साधारण बहुमत से पास होगा। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 239A। आर्टिकल 239A। 239 का ए का मतलब क्या होता है? जब हम किसी संघ शासित प्रदेश की बात कर रहे होते हैं, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे होते हैं, अगर वहां हमको विधानमंडल सृजित करना है, जैसे चंडीगढ़ में आज की डेट में देखोगे तो आप विधानसभा नहीं है, केवल 2 जो है आपकी यूनियन टेरिटरी है जहां विधानसभा पाई जाती है, एक है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। इन सब के अलावा कहीं नहीं है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। पुदुचेरी में कितनी है? टोटल 30 है और 3 नॉमिनेटेड होते हैं तो टोटल संख्या 33 बन जाती है। ठीक है, अदरवाइज आप संख्या 30 ही कहोगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन 2 यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरी है कहीं पर भी विधानसभा अभी नहीं है। लेकिन अगर वहां पे विधानसभा लानी है तो यह आर्टिकल 239A के तहत प्रावधान है और यह जो है संसद को यह अधिकार देता है कि साधारण बहुमत से आप उस यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल का सृजन कर सकते हैं। तो पहले प्रकार का संविधान संशोधन वो होता है कि जहां वोटिंग होती हो साधारण बहुमत से। दूसरा होता है जहां वोटिंग होती हो विशेष बहुमत से। जहां वोटिंग होती हो विशेष बहुमत से, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या का 2/3 जो कि उस सदन की कुल के आधे से कम ना हो। जो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत था, पहली क्लास याद करिए, तो उससे जो वोटिंग होगी वो विशेष बहुमत कहलाएगा और इस विशेष बहुमत से जो प्रस्ताव पास होगा उसको हम कहेंगे संविधान संशोधन। तो एक दूसरे प्रकार का संविधान संशोधन ये हो गया जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी से आप जो है प्रस्ताव पास करते हो। और जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है सब इसी के दायरे में आएंगे। ठीक। फिर एक तीसरा होता है जिसमें विशेष बहुमत तो हो, विशेष बहुमत से तो प्रस्ताव पास होना चाहिए सदन के अंदर, साथ ही हर राज्य के, यानी कि जो आधे राज्य हों देश में, जैसे कि इस समय 28 राज्य है ना, तो 28 का आधा कितना हुआ? 14। तो 14 राज्यों का, यानी कि आधे राज्यों के विधानमंडल से, यानी कि विशेष बहुमत से भी पास हो और आधे राज्यों के विधानमंडल से भी पास होना आवश्यक है। विधानमंडलों से स्वीकृति आवश्यक है।
अब आप पूछोगे कि ऐसा कौन सा कानून बन गया? तो जैसे जो केंद्र राज्य संबंध है, इनसे संबंधित अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो संसद से विशेष बहुमत से भी पास होना चाहिए, फिर आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे जीएसटी 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये आपके 3 प्रकार के संविधान संशोधन हो गए, ठीक। और संविधान संशोधन में इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए आप 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय जो है, 7वीं अनुसूची यानी कि केंद्र राज्य संबंध, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं संविधान के 22 भागों की चर्चा करूंगा और 12 की 12 अनुसूचियों की चर्चा करूंगा, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध होता है, जिसमें जीएसटी वगैरह का भी प्रावधान है, उससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो यह तीसरे प्रकार के संविधान संशोधन के तहत ही होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, इस वाली में आज की क्लास में नहीं, इस टॉपिक में इतना ही है, ठीक। अब याद रखिएगा, सवाल उठता है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है? क्या संविधान संशोधन जब होने लगेगा तो क्या एक प्रकार से यह जो भी संसद में बैठेगा, जो सदन में बैठेगा या जो सत्ता में बैठेगा, क्या ये उसके हाथ का खिलौना बन जाएगा संविधान? तो इन सब बारे में हम ये कहेंगे कि क्या होता है, संविधान में भी समय के साथ गतिशीलता आवश्यक है, संविधान में भी समय के साथ गतिशीलता आवश्यक। और जो हमारा संविधान है यह कठोर नहीं है, यह कठोर नहीं है, इसमें लचीलापन है, इसमें आप समय के साथ संशोधन कर सकते हो, ऐसी व्यवस्था है। और यह किसी के भी कोई भी सत्ता में बैठे या उसके हाथ का खिलौना नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें जो संविधान संशोधन होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होना आवश्यक है और दोनों सदनों की स्पेशल मेजोरिटी से पास होना आवश्यक है। और दूसरी चीज, इन दोनों में अगर आपस में गतिरोध हो जाता है तो वैसी ही स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन ऐसे मनमाने तरीके से नहीं हो जाता। दूसरी चीज, कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आपकी बैठी है वह आपकी वैधानिकता की जांच करेगी कि क्या आपने सही अमेंडमेंट किया है या नहीं किया है। अगर आपने कोई असंवैधानिक तरीके से या कोई गलत तरीके से संविधान संशोधन कर दिया, वैसी स्थिति में वह संविधान संशोधन रद्द हो जाएगा। तीसरी चीज, जो संविधान में जो मूल ढांचा, जो हम लोगों ने केशवानंद भारती केस की बात करी थी 1973 वाला, उस मामले में उस मामले के अंतर्गत एक सिद्धांत लाया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत। और उस मूल ढांचे के सिद्धांत में यह कहा गया कि संविधान के कुछ विषयों को मूल ढांचे के अंदर रखा जाएगा और उस मूल ढांचे के विषयों पर कभी भी संसद संशोधन नहीं कर सकती। और आज की डेट में उस मूल ढांचे के अंतर्गत 16 विषय आते हैं, उन 16 विषयों पर संसद किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती, ठीक। तो ऐसे करके ऐसा भी नहीं है कि आप संविधान को मनमाने तरीके से आप संशोधित कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया है तो भारत का जो संविधान है वह भी एक गतिशील अवस्था में रहेगा, यानी कि समय में जैसे जैसे बदलाव होंगे, जैसे जैसे हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव होगा, वैसे वैसे हम अपनी जरूरतों के हिसाब से संविधान को भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये कुछ संविधान संशोधन से रिलेटेड फैक्ट्स है। अब बात आती है, ये सब मेंस का टॉपिक है तो इसके लिए मैंने इसको केवल मुंह जवानी बोल दिया, लिखा नहीं, ठीक है। अब बात आती है जो कि आपके प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना, कि पहले से लेकर के अभी तक जितने अमेंडमेंट हुए उन सब के बारे में डिस्कस करना। सब नहीं करूंगा, केवल इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, अभी तक टोटल 104 संविधान संशोधन हुए हैं। अभी तक जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक। हम सारे अमेंडमेंट्स की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है उनकी मैं बात करूंगा। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ। उसके ठीक एक साल बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन करने की आवश्यकता हो गई। हुआ क्या था कि जमींदारी उन्मूलन उस समय गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जो जमीनें थी उस टाइम पे, जो खेत थे, वो समाज के एक वर्ग के पास इकट्ठा हो गया था और वो वर्ग की संख्या कम थी, लेकिन उसके पास उस संख्या के अनुपात में जमीन बहुत ज्यादा थी। और जो दूसरा वर्ग था, जिसको हम खेतिहर मजदूर भी कह सकते हैं, वह काम तो करता था उन्हीं जमीनों में, लेकिन उसके पास उस जमीन का मालिकाना हक नहीं हुआ करता था। तो कॉन्सेप्ट लाया गया जमींदारी उन्मूलन का। उसके लिए चकबंदी, हदबंदी, ऐसे करके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लाए गए। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। तो जब जमींदारी उन्मूलन की बात की गई तो उस समय जो जमींदार वर्ग था उसने इसका विरोध किया। आप लोगों को मैंने मौलिक अधिकार में बताया भी था, एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया।
तो उस समय उन लोगों का कहना था कि जो ये संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जो जमीनें हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार है, आप जमींदारी उन्मूलन के माध्यम से इस अधिकार से हमको वंचित नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए एक संविधान संशोधन किया गया, पहला ही संविधान संशोधन किया गया 1951 में। और इसने क्या किया, इसने जो है जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 31, इन सब के माध्यम से जो संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार होता था, उसको खत्म कर दिया गया। और इस पहले संविधान संशोधन के माध्यम से मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो इस पहले अमेंडमेंट से एक पहली अनुसूची जोड़ी गई। उस अनुसूची का नाम था 9वीं अनुसूची। और उस 9वीं अनुसूची की खासियत क्या थी कि उस 9वीं अगर हम कोई सा भी कानून बना दें और उसको उस 9वीं अनुसूची में डाल दें, तो उस 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून को या उस 9वीं अनुसूची के अंदर डाले गए विषय पर जो न्यायालय है वह किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं कर सकती, यानी कि वो किसी भी प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। जो हमारी इच्छा हो हम वो कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं पहला संविधान संशोधन 1951। तो पहले संविधान संशोधन 1951 में क्या हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9th शेड्यूल, ठीक, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग किया जाए, ताकि जमींदारी उन्मूलन जैसा एक बड़ा कॉन्सेप्ट, जो उस समय बहुत ही बड़ा मिशन था भारत के प्रगति को देखते हुए, ताकि सभी लोगों को जमीनें मिल सके, तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके लिए ये पहला संविधान संशोधन किया गया। अब चूंकि मैंने इसके बारे में थोड़ी चीजें आपको बता दी हैं, तो थोड़ा सा एक बार और रिकॉल कर देता हूं कि 9वीं अनुसूची के अंदर डाले गए जितने भी विषय होंगे उन पर किसी भी प्रकार का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। बाद में ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय डाले जाएंगे, आवश्यकता पड़ने पर उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक। और 9वीं अनुसूची में किसी भी प्रकार का मूल ढांचे का विषय नहीं। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सेकुलरिज्म आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आपने सेकुलरिज्म खत्म कर दिया और उसको 9वीं अनुसूची में लिख दिया कि हमने सेकुलरिज्म हम नहीं मानते। ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, 1973 तक का टाइम दिया गया कि 1973 के पहले तक इस अनुसूची में जो कुछ जुड़ गया तो जुड़ गया, लेकिन 1973 के बाद जो भी जोड़ा जाएगा उन सब का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसके पहले की चीजों का रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक। तो इस तरह में क्या हुआ, सरकार का भी काम फिट हो गया, न्यायपालिका का भी काम फिट हो गया, दोनों बढ़िया बीच का रास्ता एक प्रकार से निकाल लिए, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 से। फिर जो दूसरा अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है वह आता है 7वां संशोधन। मैं पूरा संविधान संशोधन नहीं लिखूंगा, 7वां संशोधन। और यह कब हुआ, केवल ईयर बताऊंगा तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 1956। पहले की क्लासेस में मैंने कई बार बात करी थी, इसी टाइम पे हुआ क्या था, राज्य पुनर्गठन, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। और राज्य पुनर्गठन होने के बाद बना क्या, टोटल 14 राज्य बने। उस समय की स्थिति में टोटल 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, यानी कि संघ शासित प्रदेश बने, ठीक। फिर इसके बाद जो अगला संविधान संशोधन होता है वह होता है 13वां संविधान संशोधन। जो 13वां संविधान संशोधन होता है यह होता है 1962 में। 13वां संविधान संशोधन 1962 में। और इस 13वें संशोधन के माध्यम से नागालैंड राज्य की निर्माण होता है। अक्सर एग्जाम में यही पूछ लेता है कि नागालैंड राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप याद रखिएगा 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड राज्य का निर्माण, यानी कि यह एक प्रकार का 15वां राज्य बन गया, ठीक। जब ये 1962 चल रहा है, ठीक है। अब 1962 में ही एक अगला अमेंडमेंट होता है, 14वां अमेंडमेंट। याद कीजिए पहली अनुसूची, मैंने क्या कहा था, पहली अनुसूची में साफ साफ लिखा है कि भारत एक राज्यों का जो संघ होगा उसकी चर्चा है, उसमें सारे राज्यों का नाम वगैरह दिया हुआ है। तो पहली अनुसूची में इस अमेंडमेंट के माध्यम से पहली अनुसूची में पांडिचेरी को शामिल किया गया। पहली अनुसूची में पांडिचेरी को शामिल किया गया 14वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से।
फिर इसके बाद 18वां संविधान संशोधन होता है, यह 1969 में होता है। मुझे मालूम है कि ये फैक्चुअल जानकारियां हैं, है ना, इसीलिए मैं सारे अमेंडमेंट भी नहीं करा रहा, सिर्फ महत्वपूर्ण करा रहा हूं। यह क्वेश्चन पूछ लेगा पांडिचेरी को कब पहली अनुसूची में शामिल किया गया, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किस वर्ष हुआ पूछ ले, या फिर किस अमेंडमेंट के माध्यम से हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 14 राज्य से 28 राज्य कैसे बन गए, ये सब चीजें मैं भी आपको एक क्लास में करवाऊंगा अच्छे से, जिसमें मैं धर आयोग, जेबीपी आयोग, इन सब की चर्चा करूंगा कि प्रशासन के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए या फिर भाषा के आधार पर, जो कि एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू भी बना था। बहरहाल 18वें संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से क्या हुआ, जो उस समय का यानी कि 1969 के ठीक पहले का जो पंजाब था, उस पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, और जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो इसके पुनर्गठन से 3 राज्य बनाए गए, जो जिनको हम आज की डेट में देखते हैं। यह 3 राज्य कौन कौन से हैं, यह देखिए। पहला तो खुद पंजाब हो गया, जो आज की डेट में आप पंजाब देखते हो, एक तो ये राज्य बना। दूसरा बना आपका हरियाणा, और तीसरा आपका बना हिमाचल प्रदेश। यह तीनों का तीनों उस समय एक बृहद पंजाब के नाम से था, जो कि आज की डेट में 3 अलग अलग राज्य बन गए। ठीक है, तो आप खुद ही देख रहे होगे 14 राज्य पहले थे, फिर एक ये बन गया 15, और 3 ये बन गए 18, और ऐसे करके आगे चलते चलते आप देखोगे तो 10 राज्य और बनेंगे। ठीक है, बहरहाल मैं सारे राज्य यहाँ नहीं कराऊंगा, जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं की बात करूंगा। तो 18वां अमेंडमेंट हो गया 1969 का। ठीक, फिर इसके 4 साल बाद यानी कि 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होता है, 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973, और इसमें क्या किया गया कि जो लोकसभा की संख्या थी, लोकसभा में जो सदन की संख्या थी सदस्यों की, लोकसभा की संख्या पहले 525 थी, इसके ठीक पहले 525 थी, तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, और आज भी लोकसभा की संख्या कितनी है, 545 है, और मैक्सिमम हो कितनी सकती है, 552 हो सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद 2 साल बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है 36वां संविधान संशोधन और 1975, यह दोनों चीज पता होनी चाहिए। कितने भी आप एग्जाम देख लीजिए, अक्सर इसके बारे में पूछेगा कि इसकी स्थापना, इसमें किस राज्य की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला अमेंडमेंट 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां अमेंडमेंट 1956 राज्य पुनर्गठन। 13वां नागालैंड। 14वें अमेंडमेंट में पहली अनुसूची में पांडिचेरी शामिल हुआ। 18वां अमेंडमेंट पंजाब का पुनर्गठन करके 3 राज्य बनाए गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिर 31वां अमेंडमेंट लोकसभा की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। फिर 36वां अमेंडमेंट सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। ठीक, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सिक्किम राज्य की स्थापना हुई। फिर जो है एक अमेंडमेंट हुआ 39वां संविधान संशोधन 1975, यानी कि अब समझिए कि हम इमरजेंसी के दौर पे हम आ रहे हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, और जो संसद के जो दोनों सदनों के अध्यक्ष है, यानी कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, इन सबको जो है इनके जो चुनाव होते हैं, इनको न्यायिक जांच से बाहर रखा जाए। यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है तो वह भी न्यायिक जांच से बाहर होगा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वह भी न्यायिक जांच से बाहर होगा, लोकसभा चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है, वह भी न्यायिक जांच से बाहर होगा। फिर इसके बाद लोकसभा स्पीकर, उसका चुनाव न्यायिक जांच से बाहर होगा, और राज्यसभा के स्पीकर, यानी कि यहाँ स्पीकर का मतलब क्या है, सभापति, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति, ये इनका भी जो चुनाव होगा वह न्यायिक जांच से बाहर होगा। यह अमेंडमेंट आया था 39वां संविधान संशोधन 1975 में। इसको लिखता नहीं हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो मेन चीजें सिर्फ वही लिखवा रहा हूं मैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 42वां संविधान संशोधन 1976।
हमारा जो इतना लंबा पॉलिटी का सफर चला, इस पॉलिटी में इस 42वें संविधान संशोधन और एक 44वां संविधान संशोधन आपको कई जगह दिखा, इसमें कई जगह आपको डसा हुआ है, तो इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। जो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था, यह इमरजेंसी की छत्र छाया में आया था, यानी कि इमरजेंसी के ठीक बाद पे या इमरजेंसी के ठीक बाद आया था। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था इस अमेंडमेंट लाने को? इस अमेंडमेंट का मेन उद्देश्य था सरकार की शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? सरकार की शक्ति को बढ़ाना। और इसमें व्यापक संविधान संशोधन किए गए। व्यापक, यहां व्यापक का मतलब ऐसा है कि मान के चलिए कि इस समय 18 या 19 चीजें इसमें जोड़ी गई, 18 चीजें शायद जोड़ी गई थी। ठीक है, 18 अलग अलग चीजें जोड़ी गई, और इसमें हम सारे पॉइंट्स नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल उन्हीं को देखेंगे कि इस 42वें अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं। ठीक, सरकार की शक्ति बढ़ाने वाला ये अमेंडमेंट था, और चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहते हैं। कभी अगर पूछ ले किसी एग्जाम में कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो वह 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, इस अमेंडमेंट में एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, तो उसकी सिफारिशों का प्रभाव बहुत ज्यादा इस अमेंडमेंट में दिखता है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश। और अगर आपने इसका नाम पहले सुना होगा इस समिति का, जब हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ा था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से ये अमेंडमेंट काफी हद तक प्रभावित था। अब बात आती है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें जोड़ी गई। तो दरअसल मैं सारी चीजों की बात नहीं करूंगा, कुछ चीजों की बात करूंगा, और जिन चीजों की मैं बात करूंगा उनको भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूं ताकि चीजें एक जगह आपको व्यवस्थित तरीके से याद हो जाएं। पहला, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना। तो इसके माध्यम से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा जोड़ा गया? एक जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। पहले सिर्फ एकता था, बाद में इसको एकता और अखंडता कर दिया गया। यह 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, फिर इसके बाद आप आइए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मैं आता हूं, सब चीजों में आऊंगा अभी। जो आसान चीजें हैं पहले उनको लिख देता हूं। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और एक चीज याद रखिएगा, इसी में ही कहा गया कि जो संविधान का जो आर्टिकल 14 है और जो आर्टिकल 19 है, यह नीति निर्देशक तत्व के आगे कमजोर है। याद करिए, जब मेरी डीपीएसपी की क्लास खत्म हो रही थी तो इस पे एक बहुत बड़ी बहस हुई थी हम लोगों की, है ना, जिसमें हम लोगों ने पूरा कोहेलो केस वगैरह सारे केसेस वगैरह को देखा था। नहीं याद होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटी की और डीपीएसपी वाला चैप्टर वापस से देखिएगा। ठीक, तो आर्टिकल 14 और 19 इस डीपीएसपी के अंडर में रहेंगे। यह चीज कहा इस अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक, डी पॉइंट, डीपीएसपी की क्लास में देखिएगा कुछ नए डीपीएसपी जोड़े गए, इसी अमेंडमेंट के माध्यम से। ठीक, एक पॉइंट और देखिए, ई नंबर, जो लोकसभा का कार्यकाल था, जो विधानसभा का कार्यकाल था, तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। पांच वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। एक और पॉइंट देखिए, यह कहा गया, याद करिए जब मैं राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 74 क्लॉज 1। वहां पे मैंने ये बोला था कि राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और वहीं पे मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। ऐसा लिखा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो यहीं पे मैं ये लिखूंगा कि जो राष्ट्रपति है यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 74 से संबंधित है।
ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए कि 1976 में जो अमेंडमेंट आया उसके पहले का प्रावधान कुछ ऐसा था कि अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाना है, इमरजेंसी लगाना है, तो इस देश के किसी कोने में नहीं लगा सकता था, बल्कि पूरे देश में एक साथ उसको राष्ट्रपति शासन लगाना होता था। इसमें जो अमेंडमेंट किए गए उससे एक चीज और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति देश के किसी भाग में आपातकाल लगा सकता है, यानी कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो पूरे देश में ही लगाना है, ऐसा आवश्यक ना हो। राष्ट्रपति देश के किसी भाग में आपातकाल लगा सकता है। इसके पहले क्या व्यवस्था थी? इसके पहले यह व्यवस्था थी कि अगर आपातकाल लगाना है, और आपातकाल किन आधारों पर? 3 आधारों पर। कौन कौन सा? कौन कौन का? सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण। लेकिन ये जो अमेंडमेंट आया था ना, इसके अमेंडमेंट आने के ठीक पहले तक की, या जो 44वां अमेंडमेंट आया उसके ठीक पहले तक की जो स्थिति थी, उसमें क्या था? आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण। याद कीजिए, जब मैंने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ाई थी तो मैंने वहां क्लियर बताया था कि इमरजेंसी अगर लगाना है तो 3 आधारों पे लगती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं था, पहले आंतरिक अशांति था, और इसी आंतरिक अशांति को कारण बना करके इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया था। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से संबंधित हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। फिर हम बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। अब आप कह रहे होंगे कि इस तरह कोने में क्यों लिख रहे हो, तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बात करता हूं 1978 की। 1978 का जो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, इस समय तक जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, कांग्रेस पार्टी की, इंदिरा गांधी की सरकार जा चुकी थी। तो इनमें से कई सारी ऐसी चीजें थी जिन पे उसने इस अमेंडमेंट के माध्यम से सुधार किया गया। जैसे जो सुधार नहीं किए गए हैं, मतलब जो जैसे थे, जैसे सुनिएगा, जैसे यह था पहला पॉइंट कि प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े जाएंगे, ये आज भी जुड़ा हुआ है। या मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे, ये आज भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो चीजें हैं, कुछ नए डीपीएसपी जोड़े गए, ये आज भी जुड़ा हुआ है, तो इनको मैं हटाता जाता हूं, और जिन चीजों को सुधारा गया उन चीजों की मैं आगे बात करता जाता हूं। ठीक, सबसे पहले 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया, जो ये कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, वापस से इसका कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया। ठीक, तो एक ये पॉइंट भी आप हटा दीजिए। ठीक, और ये सब क्या है देख रहे हैं हम लोग, 44वां अमेंडमेंट 1978। दूसरी चीज, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया गया 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से कि जो राष्ट्रपति होगा वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वह सलाह को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। यानी कि एक बार पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, और साथ ही यह प्रावधान भी किया गया कि अगर पुनर्विचार भेजे जाने के बाद वह प्रस्ताव वापस से पास होकर के वापस से मंत्रिपरिषद के द्वारा भेजा जाता है, तो वैसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे। यह 2 बेसिक अमेंडमेंट हुए इसमें, और अमेंडमेंट कई सारे हुए इसमें। ठीक, इसमें और भी कई सारे अमेंडमेंट हुए। ठीक है, जिसको अब हम लोग को जरूरत नहीं है इतना देखने की, इतने ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 44वां अमेंडमेंट हुआ। 44वें अमेंडमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ 42वां संविधान संशोधन 1985। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं पहले, जब हम लोगों ने दल बदल कानून पढ़ा था। 42वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, 9वीं आपने जो है पहले संविधान संशोधन से जोड़ दी, 10वीं आपने 52वें से जोड़ दी। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसमें क्या कॉन्सेप्ट है, दल बदल का। और यह दल बदल क्या है, बहुत डिटेल से हम लोगों ने बात की है, आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
ठीक, ये हो गया 52वां संविधान संशोधन। फिर आता है 53वां संविधान संशोधन, और जो 53वां संविधान संशोधन रहेगा वो ठीक इसके एक साल बाद 1986 में रहेगा। ठीक, और इसमें क्या किया गया, एक यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम, उस समय मिजोरम एक संघ शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी थी मिजोरम, इसको राज्य का दर्जा दिया गया, स्टेट बना दिया गया, और आज इसकी राजधानी क्या है, आइजॉल है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर इसके बाद 55वां अमेंडमेंट होता है 1986। 55वां संविधान संशोधन होता है 1986, और इसके माध्यम से क्या किया गया, जो संघ शासित प्रदेश अरुणाचल था, इसको राज्य का दर्जा मिला। अब देखते जाइए कि आपके स्टेट कितने बढ़ते जा रहे हैं। पहले शुरू में कितने थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, 1956 में सिर्फ 14, फिर उसके बाद लगातार स्टेट आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 55वां संविधान संशोधन 1986, अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। ठीक, फिर अगला अमेंडमेंट आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक, ये संशोधन चलो लिख ही देता हूं। 56वां संविधान संशोधन 1987, और यहां पे क्या किया गया, जो गोवा था, गोवा को राज्य बनाया गया, जो गोवा है इसको राज्य बनाया गया। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987। फिर इसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन 1989, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, और अक्सर क्या मेरे ख्याल से रिपीट मैनर में पूछता है। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या किया गया, जो मतदान करने की उम्र थी, वोटिंग करने की जो उम्र थी, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो कभी भी एग्जाम में आ जाए कि मतदान करने की उम्र या वोटिंग करने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 से की गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब 61वें अमेंडमेंट के थोड़ा और आगे आते हैं, हमको जाना 104 नंबर तक है। 61वें के आगे हम लोग और जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। और जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वह 1992 को हुआ था। यह आप लोग पहले भी देख चुके हैं। दरअसल हुआ क्या था, जब हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाया था लेक्चर, तो उसमें जो 8वीं अनुसूची थी जिसमें कि 22 भाषाएं हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, फिर 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो उन 4 भाषा जो थी, सॉरी फिर 3 भाषा और जोड़ी गई थी, उसके बाद फिर 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो ये जो 1992 के माध्यम से 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह भी हम लोगों ने पिछली क्लास में ही देखा हुआ है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यह 3 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर इसके बाद आएंगे 73वां अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992। पता ही है आप लोगों को, स्थानीय स्वशासन की क्लास में इसको देखा था। इसके अंतर्गत क्या है, पंचायती राज या आप कहो ग्राम पंचायत। ठीक, और यहाँ पे क्या है, नगर निकायों की बात है। ठीक, इसके अंतर्गत संविधान का क्या जोड़ा गया, भाग 9। ठीक, संविधान का भाग 9 जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत संविधान का भाग 9A जोड़ा गया। 74वें अमेंडमेंट पे 9A, 73वें अमेंडमेंट पे भाग 9। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा, इसमें अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई और इसमें अनुसूची नंबर 12 जोड़ी गई। तो यहीं से आपको मालूम चल गया होगा कि टोटल अनुसूची अपने देश में जो 12 आई तो कैसे आई। 8 मूल संविधान में थी, फिर 9वीं पहले अमेंडमेंट में आई, फिर 10वीं 52वें अमेंडमेंट पे आई, और 11वीं और 12वीं 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है, 73 हो गया, 74 हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 86वां संविधान संशोधन। इसकी भी आप लोग को याद होगी, चर्चा याद होगी। इसको हम लोगों ने कहा पढ़ा था,
इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था मौलिक अधिकारों पर। वहां हमने बात करी थी शिक्षा के अधिकार की, वहां हम लोगों ने बात करी थी शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार की तो एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A, जिसमें बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जोड़ा गया, जिसका मतलब था शिक्षा का अधिकार। ये आपका हो गया 86th अमेंडमेंट। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो मैक्सिमम अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इन सब की चर्चा हम लोगों ने पॉलिटी की क्लास में कर भी रखी है। 2-4 ऐसे मिले होंगे जिनकी आपने चर्चा नहीं करी थी। एक राज्यों के निर्माण की चर्चा नहीं करी थी, और एक 61वां जो अमेंडमेंट मिल गया था आपको, जिसमें मतदान की उम्र घटाई गई, 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। ठीक है, 86वां हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन। इसकी भी आप लोग चर्चा पहले कर चुके हैं। यह आपका हुआ था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। और इसके माध्यम से क्या तय किया गया? मंत्रिमंडल का आकार। कहा गया कि केंद्र में जो मंत्रिमंडल होगा उसका आकार तय किया गया कि लोकसभा में जो मंत्री बनेंगे, मंत्रियों की संख्या, संघ के मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो लोकसभा की संख्या का 15%। लोकसभा में अगर 545 सदस्य चुने जाते हैं तो उनका 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, और उन 15% में पीएम भी शामिल है, यानी कि पीएम समेत जो मंत्री बनेगी उनकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। या मंत्रिमंडल के आकार को आप लोग मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद करके एक वीडियो होगा मेरा पॉलिटी में, उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, ये भाषा से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 भाषा की बात करी, पहले 14 भाषा थी, फिर सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गई, फिर यह 3 भाषा जोड़ी गई तो 18 हो गई, फिर 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वह 92वें संविधान संशोधन 2003 से जोड़ी गई थी। इसमें भाषा कौन कौन सी थी? एक थी असम की जनजातियों की बोडो भाषा, कश्मीर की डोंगरी भाषा, जम्मू की डोंगरी भाषा, फिर मैथिली भाषा, और फिर बाद में संथाली। तो यह 4 भाषाएं और जोड़ी गई, कहां? 8वीं अनुसूची में। यह हम लोगों ने पिछली क्लास में भी किया हुआ है। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ। फिर 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन हुआ। और जो 100वां संविधान संशोधन हुआ यह आपका हुआ जिस साल मोदी जी आए थे, यानी कि 2014 में। और इसके माध्यम से हुआ क्या? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। याद करिए, संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो मैंने आर्टिकल 2 में बेरुबारी विवाद की भी चर्चा करी थी, और उसमें यह भी था कि अगर उसमें क्या था कि भारत किसी विजित क्षेत्र को अपने में मिला सकता है, एक कॉन्सेप्ट ये था उसमें, बाहरी क्षेत्र को अपने में मिला सकता है। लेकिन उसमें एक अमेंडमेंट किया गया और उसके माध्यम से यह कहा गया कि अगर भारत की सरकार चाहे तो अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा दूसरे देश को दे भी सकता है। तो उस माध्यम से भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था, और मैंने उस क्लास में बहुत डिटेल से बताया था कि इसमें इस समझौते में ऐसा क्यों हुआ कि थोड़ी जमीन हमको मिली तो थोड़ी जमीन हमको देनी भी पड़ी। ये सब चीजें मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो यह आपका 100वां संविधान संशोधन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 2-3 संविधान संशोधन और 4 संविधान संशोधन टोटल बाकी है, तो हम चारों देख लेंगे। इसके पहले एक संविधान संशोधन और हुआ होगा, 99वां संविधान संशोधन। चलिए 100 ये हो गया, 99 पहले देख लेते हैं, फिर 101 में आते हैं। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे जो अमेंडमेंट हैं इन सब की चर्चा कभी ना कभी हो चुकी है। जो 99वां संविधान संशोधन था यह भी आपका 2014 में ही हुआ है, और इसके माध्यम से बात की गई थी एनजेएसी का गठन। यह हम लोगों ने न्यायपालिका में बात करी थी कि कॉलेजियम का एक विकल्प देने की कोशिश की गई थी इसके माध्यम से। एनजेएसी का फुल फॉर्म क्या होता था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी। चलिए 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश सीमा समझौता वाला जो हुआ था वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं 101वां संशोधन की। 101वां संविधान संशोधन, और यह हुआ था आपका 2016 में, और यह किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधी है। याद करिए 101वां संविधान संशोधन या 122वां संविधान संशोधन विधेयक, इसको मैंने केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों में देखा था। जब मैंने जीएसटी काउंसिल भी बताई थी, जब मैंने वित्त आयोग भी बताया था, वहीं पे चर्चा करी थी। तो जीएसटी संबंधी अमेंडमेंट हुआ 101वां। फिर हम बात करेंगे 102वां संविधान संशोधन, ये आपका 2018 में हुआ था।
102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। और इसके माध्यम से जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसको हम लोग अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की क्लास है, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, जो शाम को 6 बजे डेली जिसका वीडियो आता है, आप उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में तो ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी चर्चा है, उसमें डिटेल से आप उसको देख सकते हैं। तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर बात आती है 103वां संविधान संशोधन, यह भी 2018 में आया था। ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, यानी कि जो सामान्य वर्ग आज की डेट में आता है, जिनको हम लोग सो कॉल्ड सवर्ण कहते हैं, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण की बात की गई। ये चर्चा की गई 130वें संविधान संशोधन 2018 में। फिर इसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन, ये आया आपका 2019 में। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति होती है, उसको क्या होता है कि लोकसभा में और जो अलग अलग राज्य की विधानसभाएं हैं वहां पे उसको अलग अलग आरक्षण प्राप्त हुआ होता है। तो इसका आरक्षण जो है, शुरू में जो अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इसके लिए संविधान में व्यवस्था की थी 10 वर्ष के लिए। समय समय में उसको लगातार बढ़ाते चले आ रहे हैं और 2020 में इसका कार्यकाल पूरा हो जाता तो 2020 से बढ़ा करके 2030 तक करना था। तो वही अमेंडमेंट आया था, यहाँ पे संविधान संशोधन हुआ था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण की सीमा 2030 तक बढ़ा दी गई। ठीक, 2030 तक बढ़ा दी गई। तो ऐसे करके टोटल 104 अमेंडमेंट आपके अभी हमारे देश में हो चुके हैं। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था लोकसभा और विधानसभा में कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कितना अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अभी छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन हुआ था, उसी में पूछ लिया था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और एमपी के एग्जाम में और व्यापम के एग्जाम में तो ये अक्सर पूछता ही रहता है। ठीक है, देखिएगा लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 545। ठीक, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है? 545। इसमें जो अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीटें आरक्षित होंगी, कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं वह है 84 और जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है यह है 47 यानी कि 47। ठीक, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें इस 545 में आरक्षित है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और इस 84 में जो 4 सीटें हैं, इस 84 में जो यह 4 सीटें हैं यह आपके मध्य प्रदेश की हैं। इस 84 में जो 4 सीटें हैं यह आपके मध्य प्रदेश की हैं, जिस सीटों का नाम है, एक का नाम है भिंड की सीट है, एक है टीकमगढ़ की सीट, एक आपकी उज्जैन की सीट है और एक आपकी देवास की सीट है। ठीक, तो ये जो 4 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है मध्य प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो टोटल 47 है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, जिसमें से 6 मध्य प्रदेश में है। टोटल अनुसूचित जाति के लिए 84 है, जिसमें 4 मध्य प्रदेश में है। और इन 6 में सीटों का नाम क्या है? शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा अभी आपको अगर याद आ जाएगा तो। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की जो 6 सीटें हैं, शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन और एक का नाम अभी याद नहीं आ रहा, कि 5 याद आ रहे हैं, छठा मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, और अगर आप मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करोगे, एमपी की जो विधानसभा है, यहाँ पे टोटल 230 सीटें हैं। हाँ, जो छठा नाम है वो है बैतूल। ठीक है, देखिएगा शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल। ठीक है, शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल, एक रह गया रतलाम। ये 6 सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की टोटल 230 सीटें हैं, जिसमें 35 सीटें
35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यह बेसिक फैक्ट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे फैक्ट है ना कि चाहे आप जितना अच्छा पॉलिटी पढ़ा लो, अगर यहाँ से ये फैक्ट आपको नहीं बताए जाएं और यहीं से कोई क्वेश्चन आ गया, मिस हो गया, तो पूरा पढ़ाना सब बेकार हो जाएगा। इसके लिए मैंने अमेंडमेंट के साथ ही ये छोटे छोटे फैक्ट भी आपको देख लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम की लिंक होगी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।